स्टार्ट करते हैं 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 से फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। औरंगजेब was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. औरंगजेब जो अगर हम मुग़ल डायनेस्टी की बात करें तो उसके जो लास्ट सबसे पावरफुल एम्परर मतलब थे जिन्होंने राज किया था वो औरंगजेब थे। उसके बाद उन्होंने बहुत ही लार्ज पार्ट पे, जिसको आज हम इंडिया कहते हैं, काफ़ी बड़े पार्ट पे राज कर लिया था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, उनकी डेथ के बाद कई मुग़ल गवर्नर जिनको हम सूबादार्स बोलते हैं एंड बिग जमींदार्स बिगेन एजर्टिंग देयर अथॉरिटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। उसके बाद क्या हुआ था, कई सारे मुग़ल ऐसे गवर्नर्स थे जो सूबादार वगैरह थे, उन लोगों ने अपनी अथॉरिटी, अपना राज मतलब अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था। As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as a effective center. क्योंकि अलग अलग रीजनल किंगडम्स इमर्ज होने लग गए थे इंडिया में, तो दिल्ली खुद से एक प्रॉपर मतलब एक इफेक्टिव सेंटर की तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा था। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के बीच में आते आते हाउ एवर अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होराइजन, दैट इज़ द ब्रिटिश। क्योंकि मुग़ल के बाद धीरे धीरे जिसका राज होना शुरू हो गया था वो थे ब्रिटिश लोग। तो 18th सेंचुरी के मिड तक ब्रिटिश क्या करने लग गए थे, उनका अपना प्रॉपर राज होना शुरू हो गया था। डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज? How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter you will see how this came out. Basically जो ब्रिटिश इंडिया आए थे उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि हम लोग कोई भी जगह टेरिटरीज मतलब वो कोई भी चीज़ पे अपना हक नहीं जता रहे थे, ना ही वो अपना कोई राज वहाँ पे जमा रहे थे। बट फिर कैसे लास्ट तक आते आते उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखी है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉटसन। आफ्टर औरंगजेब देयर वर नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर कंटिन्यू टू बी सिम्बलिकली इम्पॉर्टेंट। यानी कि औरंगजेब के बाद कोई भी बहुत पावरफुल मुगल रूलर नहीं थे, लेकिन मुगल एम्परर अपना इम्पॉर्टेंट जो है इनकी इम्पॉर्टेंस थी वो ही थी। In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor at that time, was seen as the natural leader. मतलब कि जब ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ जब लड़ाई हुई थी, थोड़ा सा मतलब लोगों में आक्रोश आ चुका था, तो उस टाइम पे 1857 में बहादुर शाह जफ़र एक तरह से ऐसे थे कि नेचुरल लीडर की तरह आए थे, मतलब कि उन्होंने राज वगैरह किया था। Once the revolt was put down by the company, बहादुर शाह जफर was forced to leave the kingdom. उसके बाद क्या हुआ, जैसे कंपनी ने मतलब एक तरह से उस रिवोल्ट को दबा दिया था, तो उसके बाद जफ़र को क्या करना पड़ा, किंगडम छोड़ के जाना पड़ा और उनके जो भी बच्चे वगैरह थे उनको मार दिया गया था। ठीक है, नाउ इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक होता है ना कि चीज़ मनवा ली थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से कि सिर्फ उन्हें ही हक है कि वो ईस्ट में जो भी देश वगैरह हैं उनके साथ क्या करेंगे, उनके साथ वो ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर आप देखो कि ब्रिटिश आइलैंड के अगर आप ईस्ट में देखो तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया था, क्वीन एलिजाबेथ से ये एक तरह से अपनी बात मनवा ली थी कि हम लोग ही सिर्फ ईस्ट में कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। दिस मीन्ट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडियन कंपनी। और इसका सीधा साधा मतलब था कि अगर उनको ये राइट मिल चुका है तो कोई और ऐसी कोई भी ट्रेडिंग कंपनी या ग्रुप नहीं है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे वो मतलब व्यापार कर रहे हैं वैसे व्यापार कर सके। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी ने क्या करा, उन्होंने नए लैंड जो भी नई जगह हैं वो देखनी शुरू कर दिए या नए सामान जो वो सस्ते में खरीद सकें इधर उधर से, उसके बाद वो वापस यूरोप जाके उसको बेच सके।
द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, और दूसरी चीज़ इनको कोई डर नहीं था कि कोई और ऐसी कंपनी आएगी जो इनसे कम्पीट करेगी। क्यों? क्योंकि इनको ऑलरेडी राइट था कि इनके अलावा कोई भी ईस्ट में मतलब ट्रेड नहीं कर सकती। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so they could buy cheap and sell dear. A business enterprise that make profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices. तो मतलब mercantile क्या होते हैं, ये कंपनीज क्या करती हैं, प्रॉफिट बनाती हैं। कैसे? कि ये कोई भी चीज़ इधर उधर से खरीदती हैं, उसके बाद सस्ते में उसको बेचती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़, सो दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। तो दूसरी चीज़, इस टाइम पे इनको पहली बार तो डर नहीं था कि कोई भी इनसे कम्पीट करेगा, क्योंकि इनकी बात हो रखी थी। दूसरी चीज़, इनका तो काम ही यही था कि एक जगह से खरीदेंगे, एक जगह बेचेंगे। तो इस तरह से ये अपना काम कर रहे थे, कहीं से सस्ते में खरीद के कहीं महंगे में बेचने का। लेकिन जिन लोगों से बात हुई थी, द रॉयल चार्टर however could not prevent other European power from entering the eastern market। मतलब कि वो जो पहले इनका ये था कि किसी और को आने नहीं देंगे, लेकिन स्टिल ये जो बाकी यूरोपियन पावर्स थी उनको ईस्टर्न मार्केट की तरफ जाने से रोक नहीं पाए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो गई, लेकिन बाकियों को ऐसा नहीं है कि जो जिनसे इन लोगों की बात हुई थी वो और लोगों को रोक पाए। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa। यानी कि इससे पहले जब तक ये पहुँचे और इन्होंने अपना जो वेस्ट कोस्ट है अफ्रीका, वहाँ से आगे चल के ये थोड़ा सा इन्होंने इंडियन ओशियन को क्रॉस करा ही था, उससे पहले ही पोर्तुगीज़ ने क्या किया था, अपनी प्रेजेंस जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे जमा ली थी। ठीक है, इनफैक्ट इट वॉज वेस्को डी गामा, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। बल्कि एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे वेस्को डी गामा, उन्होंने क्या किया था, ये एस्टेब्लिश कर लिया था, ये रास्ते का पता लगा लिया था कि अच्छा इंडिया तक ये सी रूट है। ठीक है, बाय द अर्ली 17th century द डच टू नाउ बाय द अर्ली 17th century the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean। तो 17th century के स्टार्टिंग में डच लोग भी क्या कर रहे थे, पॉसिबिलिटीज़ देख रहे थे कि किस तरह से उनका भी मतलब व्यापार स्टार्ट हो। और उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी वहाँ पे आ चुके थे इंडियन मार्केट के पास। नाउ अब एक जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हर एक कंपनी सेम ही चीज़ खरीद रही थी। जो भी चीज़ थी, सारी कंपनीज़ को कॉटन और सिल्क चाहिए था जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, और इसका बहुत बड़ा मार्केट यूरोप में था। तो ये लोग यहाँ से ख़रीद के लेके जाके यूरोप में ये सारी चीज़ें बेचते थे। इनफैक्ट जो इंडिया की स्पाइसेस थी, जैसे कि काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई या दालचीनी हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में थी। ठीक है, competition among the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased। तो जो यूरोपियन कंपनी के बीच में कंपटीशन हो रहा था इन चीज़ों के लिए कि कौन खरीदेगा या कौन फटाफट से खरीद पाएगा, और सेम चीज़ को खरीदने का जो कंपटीशन था उससे क्या हुआ, चीज़ों के दाम जो थे, प्राइसेस जो थे वो महंगे हो रहे थे। दूसरी चीज़, जो प्रॉफिट इन लोगों को हो रहा था वो भी कम हो गया था। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors। अब अगर इन्हें चाहिए था कि इनका बिजनेस अच्छा चले और दूसरी चीज़ ये अच्छे से व्यापार कर पाएँ, तो उसके लिए जो राइवल कंपिटिटर्स थे, जो इनके दुश्मन थे, जो ट्रेड कर रहे थे इनके साथ, उनको हटाना ज़रूरी था। The urge to secure markets therefore led to fierce battle between the trading companies। तो ये जो था कि एक मार्केट में अपने आप को प्रॉपर मतलब कहते हैं ना इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे मेन ज़रूरत थी कि जो भी इनके कंपिटिटर हैं उनको ख़त्म करा जाए, और इसकी वजह से इनमें आपसी लड़ाइयाँ चल रही थी। Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships। अब 17th और 18th सेंचुरी के बीच में ये एक दूसरे के शिप को डुबा दिया करते थे, रूट्स को ब्लॉक कर दिया करते थे, और दूसरी चीज़, दूसरे राइवल जो भी इनके शिप होते थे उनको क्या करते थे, जाने नहीं देते थे कि मतलब उनको बेनिफिट ना हो। Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification।
जिस भी जगह पे व्यापार होते थे उसको कैसे प्रोटेक्ट करते थे, ये लोग उस एरिया को प्रोटेक्ट कर लेते थे ताकि कोई भी आके वहाँ पे राज वगैरह ना कर पाए। ठीक है, तो ट्रेड वगैरह को ये इस तरह से प्रोटेक्ट करते थे जो भी एरिया होते थे जहाँ पे ज़्यादा व्यापार होता था। ठीक है, दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। जब ये एक जगह को प्रॉपर फोर्टिफाइड कर देते थे, लाइक डिफेंसिव बना देते थे, तो जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ इनका इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में भेदभाव जिसे कहते हैं ना, मतभेद रहता था इन लोगों का। अपनी मर्जी और दूसरे अपने वाले की मर्जी मैच नहीं होती थी। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। नाउ अब कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगने लगा कि अब ये मुश्किल है कि हम अपने ट्रेड को, जो भी व्यापार है उसको पॉलिटिक्स से सेपरेट करके रख पाएँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इनको दूसरों को हटाना था, एलिमिनेट करना था, प्लस इनके आपसी जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड इस चक्कर में दे डिसाइडेड कि अब फाइनली कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मतलब इनको आगे हम देखेंगे कैसे कैसे हुआ, बट मोस्टली इस टाइम तक उन्हें समझ में आ गया था कि दोनों चीज़ें मैनेज करना सेपरेटली मुश्किल है। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। अब क्या हुआ, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो हुगली रिवर पे सेट की गई थी, उसके किनारे पे 1651 में। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर ऑपरेटेड। वहाँ पे इस जगह से क्या होता था, जो कंपनी के ट्रेडर्स होते थे वो ऑपरेट करते थे। ठीक है, द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। तो यहाँ पे क्या था, फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था जहाँ पे जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करने की होती थी, बाहर जगहों पे बेचने की होती थी, दूसरे देशों में बेचने की होती थी, वो स्टोर करी जाती थी। और जो ऑफिसेस थे वहाँ पे उस कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे उनका काम अच्छा चलने लग गया तो कंपनी ने क्या किया, जो मर्चेंट और ट्रेडर थे उनको बोला कि आओ और यहीं आसपास फैक्ट्री के आसपास सेटल हो जाओ। By 1696 it began building a fort around the settlement। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। जो भी सेटलमेंट था जहाँ पे मर्चेंट्स आके रह रहे थे, जहाँ उनकी खुद की कंपनी थी, ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि अपना एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी right over 3 villages। उसके बाद उन्होंने जो मुगल ऑफिशियल्स थे उनको रिश्वत देने को कहा, मतलब रिश्वत दी और कहा कि हमें ज़मींदारी वगैरह दो, क्योंकि आपको पता ही है कि उस टाइम पे राजाओं के अंडर ये ज़मींदार वगैरह होते थे जो अपना अपना काम करवाते थे, मनसबदार, ये सब चीज़ें थी। तो इन्होंने उनको भी क्या करना शुरू करा, रिश्वत देना शुरू करा और अपना मतलब राइट लेने शुरू करिए विलेजेस के ऊपर। One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta और कोलकाता as it is known today। इनमें से एक जगह जो थी वो कैलिकटा नाम से थी, जिसको आज हम कैलकटा या कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी टू राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक मतलब मुगल एम्परर औरंगजेब को ये बोला कि आप हमें एक फरमान, एक ऑर्डर दो कि हम अपना जो भी यहाँ पे ट्रेड है वो कर पाए बिना किसी टैक्स को दिए बिना, ड्यूटी फ्री। जो इनके ऊपर टैक्स लगता था, जो भी इनके ऊपर ड्यूटीज़ लगती थी, उसको सॉल्व मतलब दिए बिना हम अपना काम अच्छे से कर पाए। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges। कंपनी ने क्या किया, जो ऑलरेडी उनको बेनिफिट्स मिले हुए थे उसको बहुत ज़्यादा क्या किया, मैनिपुलेट किया। दूसरा, जो भी चीज़ें एक तरह से एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस थी, जो उनको फ़ायदे मिले हुए थे, उसको भी वो मैनिपुलेट, चेंज करने पे लगे हुए थे। Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty-free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty। मतलब कि अब औरंगज़ेब के फरमान के बाद क्या हुआ, जो कंपनी थी उनको हक मिल गया कि वो ड्यूटी फ्री, बिना किसी मतलब
पैसा ज़्यादा दिए बिना वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, जिनका खुद का प्राइवेट ट्रेड वगैरह था, उनको क्या होता था, पैसे देने पड़ते थे। दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन एनर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। और उसके बाद जब उन्होंने मना किया कि हम पैसे नहीं देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बंगाल को लॉस हुआ, उसके रेवेन्यू को। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, और किस तरह से फिर अगर इतना कुछ हो गया था तो जो उस टाइम बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, वो प्रोटेस्ट नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, लाइक इस व्यापार की वजह से लड़ाइयाँ कैसी हुई। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as other regional power were doing at that time. उसके बाद क्या हुआ, अर्ली 18 सेंचुरी तक जो कॉन्फ्लिक्ट थी किसके बीच में, कंपनी और नवाब के बीच में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वही ड्यूटी और टैक्स को लेके स्टार्ट हुई थी, बट इस टाइम तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और औरंगज़ेब की डेथ के बाद क्या हुआ, जो बंगाल नवाब थे ना, उन्होंने अपनी पावर और जो भी उनकी ताकत थी उसको दिखाना शुरू कर दिया, फोर्सफुली लोगों पे बताना शुरू कर दिया, जैसे और लोग कर रहे थे उस टाइम पे। नाउ इसके बाद लिखा है मुर्शिद अली कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दीन उल्ला एज द नवाब ऑफ बंगाल। यानी कि मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और सिराजुद्दीन उल्ला आए थे एज बंगाल के नवाब बन के, और दोनों मतलब इनमें से सभी के सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पैर जमाने का मौका नहीं देना चाह रहे थे वो। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, आपको पैसे भी पूरे देने पड़ेंगे, आपको अगर कोई भी चीज़ ट्रेड करनी है तो हमें प्रॉपर पैसा आपको देना पड़ेगा। कोई भी आप पैसे वैसे को लेके, आप सिक्के विक्कों को लेके कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते अपने आप ही। और दूसरी चीज़, आप अपना ये जो हक है इसको ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authorities of the Nawab. यानी कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि ये कंपनी ना बंगाल को फ़ायदा नहीं होने दे रही है, लोगों को फ़ायदा नहीं होने दे रही है बिल्कुल भी। लाइक इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो रेवेन्यू मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल। ये क्या कर रही है, जो ये कंपनी है, ये टैक्सेस पे नहीं कर रही है, बहुत ही बेकार गंदे लेटर लिख रही है जो मतलब डिसरिस्पेक्टफुल है नवाब के लिए। और दूसरी चीज़, ये बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है नवाब की या फिर जो ऑफिशियल पोस्ट पे लोग हैं। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। और उसके उल्टा जब ये सब चीज़ें नवाब बोल रहे थे, कंपनी क्या बोल रही थी कि नवाबों की जो ये डिमांड है, जो भी ये डिमांड कर रहे हैं, वो हमारी ट्रेड को ख़राब कर रही है, वो कंपनी के ट्रेड को ख़राब कर रही है। और दूसरी चीज़, हमारी जो ट्रेड है वो तभी बढ़ पाएगा, जो हमारा व्यापार है वो तभी बढ़ेगा जब हमारे ऊपर से एक्स्ट्रा की ड्यूटीज़ हटा दी जाएंगी, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its forts. ऐसा भी बोला जा रहा था, वो लोग कंपनी वाले बोल रहे थे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड बढ़े तो हमें अपनी सेटलमेंट, जहाँ हम रह रहे हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें विलेजेस को ख़रीदना पड़ेगा और हमें फोर्ट्स को दोबारा से बनाना पड़ेगा। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कॉन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपस में एक दूसरे के सामने आया कि फाइनली क्या हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस बैटल में क्या क्या हुआ था वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था जब ब्रिटिश जो थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने पैर जमा चुकी थी इंडिया में। ठीक है, किस तरह से उन्होंने ट्रेड के नाम पे धीरे धीरे हर चीज़ को खाना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज़, क्या उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे और क्या जो नवाब उनको अलाउ नहीं कर रहे थे उनके पॉइंट्स थे। तो ये हमारा पार्ट 1 था चैप्टर 2 का, 8th क्लास हिस्ट्री का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप और सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए या होम पेज पे 8th क्लास प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।